जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी देश की मिलिट्री पर एक ड्रग कार्टेल भारी पड़ जाए। सुनने में किसी फिल्म का प्लॉट लगता है ना, लेकिन ये सच्चाई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इन सुपर कार्टेल्स को इतना ताकतवर बनाने के पीछे किसी क्रिमिनल मास्टरमाइंड का हाथ नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी सरकारी नीतियां थी जिन्होंने अनजाने में इस तबाही का रास्ता खोल दिया। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। मई 2015 की बात है। मैक्सिकन मिलिट्री ने सीजेएनजी कार्टेल और उसके लीडर एल मेंचो के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। आसमान में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स थे, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन तभी नीचे से एक RPG-27 रॉकेट लॉन्चर फायर होता है। एक चश्मदीद के मुताबिक एक बम जैसी तेज आवाज आई और उन्होंने सीधे एयरक्राफ्ट को ही गिरा दिया। एक ड्रग कार्टेल ने मिलिट्री का हेलीकॉप्टर मार गिराया। जरा सोचिए, ये किस लेवल की फायर पावर है। असल में ये लोग अब कोई छोटी मोटी गली मोहल्ले की गैंग नहीं रह गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले सीजेएनजी कार्टेल का वॉर चेस्ट यानी उनका खजाना $20 बिलियन से भी ज्यादा का है। ये कोई नॉर्मल ड्रग रिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर पैरामिलिट्री फोर्स बन चुके हैं। इनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, आर्म्ड गाड़ियां हैं और ऐसी ट्रेनिंग है जो किसी भी देश की सेना के पसीने छुड़ा दे। तो यहाँ एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल उठता है, एक कार्टेल रातों रात इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो एक संप्रभु देश की मिलिट्री को ही चैलेंज करने लगे? अगर आपको लगता है कि इसका जवाब सिर्फ मैक्सिको के बॉर्डर्स के अंदर मिलेगा, तो आप गलत हैं। असली कहानी जुड़ी है अमेरिका की कुछ ऐसी पॉलिसी ब्लंडर्स यानी नीतिगत गलतियों से, जिन्होंने अनजाने में ही सही इन कार्टेल्स के लिए एक लॉन्च पैड का काम कर दिया। तो आइए देखते हैं इस ड्रग क्राइसिस का असली आर्किटेक्ट कौन था और ये आग आखिर लगी कैसे। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पे जरा नजर डालिए। ये गलतियों की कोई एक दो घटना नहीं, बल्कि पूरी एक सीरीज है। 1980 के दशक में अमेरिकन एजेंसी CIA ने निकारागुआ में कॉन्ट्रा रेबल्स को सपोर्ट किया। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। 1989 की US सीनेट की रिपोर्ट ने यह साबित किया था कि CIA ने एक बहुत बड़े मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड राफेल कारो क्विंटेरो की प्रॉपर्टी पर इन रेबल्स को ट्रेनिंग दी थी। मतलब शुरुआत से ही सरकारी एजेंसियों और स्मगलर्स के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन गया था जिसने क्रिमिनल्स को डायरेक्ट प्रोटेक्शन और ताकत दे दी। अब आते हैं एक और बड़े मोड़ पर, नाफ्टा का समझौता और वहां के बेघर हुए किसानों की कहानी। साल था 1994 जब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नाफ्टा साइन हुआ। इसका मेन आइडिया था अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच ट्रेड पाबंदियों को खत्म करना। उस वक्त कई एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी थी कि इससे बॉर्डर खुल जाएगा और ड्रग्स की तस्करी बढ़ेगी, लेकिन इकोनॉमिक फायदों की चमक में उन आवाज़ों को कांग्रेस की डिबेट्स में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और ये डेटा इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। नाफ्टा के लागू होने से पहले बॉर्डर से रोजाना करीब 7,500 ट्रक गुजरते थे, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये नंबर सीधा 12,000 ट्रक्स प्रतिदिन तक पहुंच गया। अब आप ही बताइए, क्या रोज 12,000 ट्रकों को फिजिकली चेक करना कस्टम्स के लिए पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। अनजाने में ही सही, पर अमेरिका ने ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए एक बहुत बड़ा बिना रोक टोक का हाईवे खोल दिया था। लेकिन नाफ्टा का सबसे बुरा और अनपेक्षित असर कुछ और ही था। अमेरिका ने अपनी बहुत सस्ती और सब्सिडाइज्ड फसलें मैक्सिको के मार्केट में डंप करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मैक्सिको में लोकल मक्के यानी कॉर्न की कीमत 65% से भी ज्यादा गिर गई। एक ही झटके में वहां की लोकल खेती का पूरा अर्थशास्त्र ही तबाह हो गया। इस आर्थिक पतन का जमीनी असर और भी डरावना था। आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2007 के बीच करीब 20 लाख मैक्सिकन किसानों और खेतीहर मजदूरों को मजबूरी में अपनी पुश्तैनी खेती छोड़नी पड़ी। जरा कल्पना कीजिए, जब 20 लाख लोगों की रोजी रोटी अचानक छिन जाए तो वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? यहीं से सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ये जो लाखों बेरोजगार किसान थे ना, वो कार्टेल्स के लिए रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा और सस्ता पूल बन गए। गरीबी और मजबूरी ने इन सीधे साधे किसानों को सीजेएनजी जैसे खतरनाक कार्टेल्स का फुट सोल्जर यानी पैदल सैनिक बना दिया। सच तो ये है कि बिना इस भारी मैन पावर के कोई भी कार्टेल कभी इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स बन ही नहीं सकता था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर की, हथियारों की, वो लोहे की नदी जो अमेरिका से मैक्सिको बह रही थी। मैन पावर तो कार्टेल्स को मिल गई, पर उन्हें मॉडर्न हथियार किसने दिए? इस स्लाइड का डेटा एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रखता है।
2014 से 2018 के बीच मेक्सिको में जितने भी गैरकानूनी हथियार पकड़े गए, उनमें से पूरे 70% वेपन्स का सीधा ओरिजिन अमेरिका था। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ अमेरिका की सरकार ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ रही थी और दूसरी तरफ वहीं से आए हथियार कार्टेल्स की ताकत बढ़ा रहे थे। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बॉर्डर पर हथियारों की ये विशाल इकॉनमी। यूएस मेक्सिको बॉर्डर रीजन में करीब 6,700 गन डीलर्स मौजूद हैं। अगर हिसाब लगाएं तो हर एक मील पर औसतन 3 गन डीलर्स की दुकानें और एक अनुमान के मुताबिक हर साल 2 लाख से भी ज्यादा हथियार गैर कानूनी तरीके से स्मगल होकर मेक्सिको की सीमा में पहुंच जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिस्टम इससे ज्यादा बड़ी गलती नहीं कर सकता, तो जरा ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में सुनिए। अमेरिकी एजेंसियों ने बड़े क्रिमिनल्स को ट्रैक करने का एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर 2000 से ज्यादा हथियारों को बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर पार जाने दिया। लेकिन विडंबना देखिए, प्लान तो ट्रैकिंग का था, पर वो हथियारों को ट्रैक करना ही भूल गए। उन्होंने लिटरली हथियारों का ट्रैक ही खो दिया। नतीजा, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल बाद में मैक्सिकन नागरिकों और खुद अमेरिकी अधिकारियों की हत्या में होने लगा। इस नई मिली ताकत, पैसे और हथियारों के दम पर कार्टेल्स ने अपने बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा केमिकल शिफ्ट किया। पुराने कार्टेल मॉडल में ड्रग लॉर्ड्स को कोकेन के लिए कोलंबियन सप्लायर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन सीजेएनजी ने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। उन्होंने मेक्सिको के पोर्ट ऑफ मैंजानियो पर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया। इससे उन्होंने पुरानी सप्लाई चेन को पूरी तरह बाईपास कर दिया और सीधे चीन से सस्ते केमिकल्स इंपोर्ट करके भारी मात्रा में मेथ और फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स अपनी ही लैब्स में बनाने शुरू कर दिए। इन सिंथेटिक ड्रग्स की इकोनॉमिक्स किसी को भी डरा सकती है। फेंटानिल की एक गोली बनाने में महज 10 सेंट्स का खर्च आता है। अगर कोई कार्टेल इसके प्रोडक्शन में सिर्फ $500 इन्वेस्ट करता है, तो ध्यान से सुनिए, वो उससे $20 मिलियन तक का भारी भरकम रिटर्न कमा सकता है। प्रॉफिट तो आसमान छू रहा है, पर इसका इंसानी नुकसान बहुत भयानक। अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड से जो 73,000 के करीब मौतें हुईं, उनमें से 70% मौतों का सीधा कारण यही फेंटानिल था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई एक तरफा संकट नहीं है, ये दोनों देशों का एक साझा संकट है। अभी का जो अप्रोच है वो कैसा है? मिलिट्री स्ट्राइक्स करो, बॉर्डर पर तनाव बढ़ाओ, पर यह तो सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज करने जैसा है। अगर कार्टेल्स की इस बढ़ती हुई ताकत को सच में खत्म करना है, तो इसके रूट कॉजेज यानी मूल कारणों पर काम करना होगा। हथियारों की स्मगलिंग को रोकना होगा, ड्रग्स की भारी डिमांड को कम करना होगा और उस आर्थिक अस्थिरता को ठीक करना होगा जिसने किसानों को हथियार उठाने पर मजबूर किया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन सुपर कार्टेल्स को हवा देने वाले ये 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, अमेरिका में नशीले पदार्थों की लगातार बनी हुई डिमांड। दूसरा, वहां से आने वाले हथियारों का निरंतर प्रवाह। तीसरा, सिस्टमिक करप्शन और अंडरपेड पुलिस फोर्सेस। और चौथा, चीन से आने वाली अनचेक्ड केमिकल सप्लाई चेन। जब तक ये चारों फैक्टर्स जमीन पर मौजूद हैं, तब तक अगर एक लीडर मारा भी जाता है, तो कल उसकी जगह लेने के लिए 2 नए और ज्यादा क्रूर लीडर खड़े हो जाएंगे। जो हमें आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या सिर्फ मिलिट्री फोर्स और बॉर्डर पर ऊंची दीवारें बनाकर हम कभी उस गहरे संकट को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं, जो असल में दशकों की साझा आर्थिक और नीतिगत विफलताओं की नींव पर खड़ा हुआ है? इस सवाल पर जरूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। चीजें सिर्फ वैसी नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखती हैं। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में सोचिएगा जरूर।